नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है विशेष योग्यता के क्षेत्र। अगला वर्षा प्रवास कपिल वस्तु के समीप नवग्रह विहार में स्वास्थ्य ने बिताया। बुद्ध वर्षा प्रवास से पहले ही अपने स्वदेश आ गए थे, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि शाक्य राज्य और कोली राज्य, जो रानी गौतमी का और यशोधरा का मायका था, के बीच संघर्ष और अशांति उत्पन्न हो गई है। दोनों राज्यों की विभाजक रेखा रोहिणी नदी थी। वास्तव में झगड़ा नदी के पानी से शुरू हुआ था। सूखे के कारण दोनों राज्यों के खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं था। दोनों ही राज्य रोहिणी पर बांध बनाना चाहते थे, जिससे अपने राज्य के किसानों के लिए पानी सुलभ किया जा सके। शुरू में तो झगड़ा दोनों पार के किसानों के बीच वाद विवाद से आरंभ हुआ, लेकिन विवाद थोड़ा उग्र हुआ तो पत्थर फेंके जाने शुरू हुए। इस पर अपने नागरिकों की रक्षा के लिए पुलिस आई और अंत में नदी के दोनों किनारों पर सैनिक तैनात हो गए थे और ऐसा लगने लगा कि कभी भी दोनों सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ा ही नहीं सकता है। सबसे पहले बुद्ध ने झगड़े का असली कारण समझना चाहा। पहले उन्होंने शाक्य राज्य के सेनापतियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोलीय राज्य के नागरिक शाक्य राज्य के नागरिकों को मारने और संपत्ति लूट लेने की धमकियां दे रहे हैं। तब उन्होंने कोलीय राज्य के सेनापतियों से पूछा तो उन्होंने शाक्य राज्य के नागरिकों पर इसी प्रकार की धमकियां देने के आरोप लगाए। जब बुद्ध ने स्थानीय किसानों से पूछा तो पता चला कि सारा झगड़ा पानी की कमी के कारण शुरू हुआ। शाक्य और कोली राज्यों के बीच चले आ रहे मधुर संबंधों के परिणाम स्वरूप बुद्ध शाक्य राजा महानाम और कोली राजा सुप्पबुद्ध के बीच सीधी वार्ता कराने के लिए सफल हो पाए। उन्होंने इस संकट का शीघ्र निपटारा करने का आह्वान किया, क्योंकि बुद्ध ये दोनों राज्यों की हानि होगी, भले ही किसी एक की कुछ अधिक और किसी दूसरे की कुछ कम हो, यह जानते थे। उन्होंने कहा, महामहिमों, मुझे बताइए कि जल अधिक मूल्यवान है या मानव जीवन। दोनों राजाओं ने स्वीकारा कि मानव जीवन का अनंत महत्व है। बुद्ध ने कहा, महामहिम, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की प्राप्ति ही इस सारे झगड़े की जड़ है। यदि दोनों ओर से अहंकार और क्रोध ना भड़के होते तो इस झगड़े का निपटारा सहज में कर पाना संभव होता। युद्ध की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। आप लोग अपने हृदयों को टटोलो। अहंकार और क्रोध के कारण अपने लोगों का रक्त व्यर्थ में न बहाएं। एक बार अहंकार और क्रोध शांत हो जाएगा तो इनसे उत्पन्न तनाव भी समाप्त हो जाएगा। आप लोग बैठकर बातचीत कीजिए कि किस प्रकार सूखे के इन दिनों में नदी के जल का विभाजन ऐसे किया जाए कि दोनों पक्षों को बराबर बराबर पानी मिल सके। बुद्ध के परामर्श के फलस्वरूप दोनों पक्षों में शीघ्र समझौता हो गया और दोनों पक्षों के बीच मधुर संबंध स्थापित हो सके। राजा महानाम ने बुद्ध से अनुरोध किया कि वह शाक्य राज्य में ही वर्षा प्रवास बिताएं। संबोधि प्राप्ति के बाद ही बुद्ध का 15वां वर्षा प्रवास था। इसके बाद बुद्ध ने 16वां वर्षा प्रवास अलवी में, 17वां वेणुवन में, 18वां कोली में और 19वां राजगृह में बिताया। राजगृह में भिक्षु संघ के रुकने पर बुद्ध गद्धकूट पर्वत पर निवास करते। राजा बिंबिसार धर्म देश न सुनने प्राय गृद्धकूट शिखर पर जाते। पहाड़ों पर उन्होंने सीढ़ियां बनवा दी थी, जिससे बुद्ध की कुटीर तक सुविधापूर्वक जाया जा सके। झरनों और प्रपातों पर उन्होंने छोटे छोटे पुल बनवा दिए थे। वह अपने रथ को पहाड़ की तलहटी में ही छोड़ जाते और सीढ़ियां चढ़कर बुद्ध की कुटिया तक जाते। बुद्ध की कुटी के समीप बड़ी बड़ी चट्टानें थी और एक प्रपात वह रहा था, जिसमें बुद्ध नहाते और चट्टान पर वस्त्र सुखाते। बुद्ध की कुटी के सामने का दृश्य बहुत प्रभावशाली था। वहां बैठकर वो सूर्यास्त का आनंददायी दृश्य देखा करते। सारिपुत्र, अरुबेला काश्यप, महामोदगल, यायन, उपाली, देवदत्त और आनंद सरी के वरिष्ठ शिष्यों की कुटिया भी गृद्धकूट के पास ही शिखर पर थी। राजगृह में के समीप अब 18 ध्यान साधना केंद्र थे। वेणुवन और गृद्धकूट शिखर के अतिरिक्त व्यवहार वन, सर्पशुंडलिका, प्रागभार, सप्तपर्णहुणा तथा इंद्रशैल गुहा में भी ये केंद्र थे। इनमें से अंतिम को 2 केंद्र तो विशाल गुफाओं में ही बने हुए थे। आम्रपाली और राजा बिंबिसार का पुत्र जीवक अब एक चिकित्सक बन चुका था और गृद्धकूट शिखर के समीप ही एक कुटी में रहता था। वह बुद्ध का निकटस्थ उपासक बन गया था। सब ओर उसकी ख्याति फैल गई थी कि वह अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा कर सकता था। वह राजा बिंबिसार का व्यक्तिगत चिकित्सक भी नियुक्त कर दिया गया था। गृध्र शिखर और वेणुवन में बुद्ध और भिक्षुओं के स्वास्थ्य की देखभाल जीवक ही करता। शीतकाल के दौरान वह मित्रों की सहायता से भिक्षुओं के लिए चीवर आदि और रात में ओढ़ने के लिए कंबलों की व्यवस्था करता। उसने स्वयं बुद्ध को एक चीवर भेंट किया था।
जीवक रोगों के उपचार के अतिरिक्त रोगों की रोकथाम पर भी ध्यान देता। उसने भिक्षुओं को सफाई की बहुत सी आधारभूत बातें समझाई। उसने कहा कि सरोवरों के से लिए गए जल को पहले उबाल कर पीना चाहिए। भिक्षुओं को 7 दिनों में एक बार अपने वस्त्र अच्छी तरह साफ कर लेने चाहिए। विहार में अधिक शौचालयों की व्यवस्था की जाए। उसने चेतावनी दी कि अगले दिन खाने के लिए आज का बासी भोजन ना रखा जाए। बुद्ध ने जीवक के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया था। उपासक भिक्षुओं को सामान्यतः चीवर दान दिया करते थे। एक दिन बुद्ध ने एक भिक्षु को अपने कंधे पर लादकर ढेर सारे चीवर लाते हुए देखा तो बुद्ध ने पूछा, तुम कितने चीवर लाए हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, गुरुवर 8 चीवर। क्या तुम समझते हो तुम्हें इतने चीवरों की आवश्यकता है? नहीं गुरुदेव, मुझे इतने चीवरों की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने ये सारे चीवर मुझे उपहार में दिए तो मैंने स्वीकार कर लिए। आपके विचार से एक भिक्षु को कितने चीवरों की आवश्यकता होती है? गुरुदेव, मेरे विचार से 3 चीवर पर्याप्त हैं। इनमें सर्दियों तक में ठंड से बचा जा सकता है। मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूँ। सर्दियों में भी 3 चीवर पर्याप्त हैं। अब से हमें घोषणा कर देनी चाहिए कि भिक्षु को भिक्षा पात्र के अलावा 3 से अधिक चीवर अपने पास नहीं रखने हैं। यदि कोई इससे अधिक चीवर भेंट में देता है तो उन्हें अस्वीकार कर दे। बुद्ध को नमन करके भिक्षु अपनी कुटिया में चला गया। पहाड़ी के शिखर पर खड़े होकर एक दिन बुद्ध ने धान के पकते खेत देखे। उन्होंने आनंद की ओर मुड़कर देखते हुए कहा, पके धानों के ये स्वर्णिम खेत क्षितिज तक फैले हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। यदि भिक्षुओं के चीवर इसी परिदृश्य के बनाए जाएं तो कितना अच्छा लगेगा। गुरुदेव, ये तो अद्भुत विचार है। धान के खेतों के नमूने पर आधारित चीवर बहुत ही सुंदर लगेंगे। आपने कहा है कि जो भिक्षु सद्धर्म का साधना अभ्यास करता है वह एक उर्वर खेत होता है, जिसमें सदैशयता और सद्गुणों के बीज वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए लाभार्थ बोए जाते हैं। जब कोई भिक्षु को भिक्षा देता है अथवा उसके साथ अध्ययन या साधना अभ्यास करता है तो वह मानव सदाशयता और सद्गुणों के बीज बोता है। मैं भिक्षु समुदाय को कहूँगा कि वह भविष्य में पके धान के खेतों के नमूने के चीवर ही सिलवाएं। हम इन चीवरों को सद्गुणों के क्षेत्र कहेंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर स्वीकृति दे दी। अगला वर्ष प्रवास बिताने बुद्ध जेतवन आ गए, क्योंकि जब सुदत्त राजगीर आया था तो बुद्ध ने उसने कहा था कि कितने दिनों तक आपने जेतवन में वर्ष प्रवास व्यतीत नहीं किया है। संबोधि प्राप्त के बाद बुद्ध का यह 20वां वर्ष प्रवास था। बुद्ध की आयु अब 55 वर्ष की हो गई थी। बुद्ध के आने का समाचार पाकर राजा प्रसेनजित बहुत हर्षित हुए और समस्त राजपरिवार, जिसमें दूसरी रानी वृषभक क्षत्रिय राजकुमार विद्युताभ और राजकुमारी वज्री भी थी, के साथ बुद्ध से मिलने आए। उसकी दूसरी पत्नी शाक्य वंश की थी। वर्षों पहले जब राजा प्रसेनजित बुद्ध के शिष्य बन गए थे तो उन्होंने शाक्य वंश की एक राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, तो राजा महानाम ने अपनी सुंदरी कन्या वृषभ क्षत्रिय से उनका विवाह कर दिया था। वर्षा प्रवास में बुद्ध की एक भी धर्म देशना ऐसी नहीं थी जिसमें राजा प्रसेनजित उपस्थित नहीं हुए हों। बुद्ध की देशना सुनने अधिक से अधिक लोग आने लगे। इनमें सर्वाधिक सहायक उनकी उपासिका महिषी विशाखा थी, जिसने श्रावस्ती के पूर्व में बड़ा फलता फूलता वन उन्हें उपहार में दिया था। हालांकि यह वन जेतवन से थोड़ा छोटा था, लेकिन उससे कम सुंदर नहीं था। अपने अनेक मित्रों की सहायता से उसने वन में ध्यान कक्ष, धर्म कक्ष और भिक्षुओं के लिए कुटिया बना दी गई थी। मान्य सारिपुत्र के सुझाव पर उसका नाम पूर्वाराम रख दिया गया और मध्य में बने धर्म कक्ष का नाम विशाखा कक्ष रखा गया। महिषी विशाखा का जन्म अंगराज्य के भद्रिका नामक नगर में हुआ था। वह धनिक श्रेष्ठ धनंजय की पुत्री थी। उसका पति श्रावस्ती का एक श्रेष्ठी था। उसका पति और पुत्र निगृत जाग्याति पुत्र के शिष्य थे, जो आरंभ में तो बुद्ध से तनिक भी प्रभावित न थे, लेकिन महिषी विशाखा की धर्म निष्ठा से प्रेरित होकर उन्होंने धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षाओं में रुचि लेनी आरंभ करी और अंत में उनके उपासक बन गए थे। महिषी विशाखा और उसके मित्र महिषी सुप्रिया प्राय बिहार आया करती और भिक्षुओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार दवाइयाँ, चीवर, तौलिए दिया करती थी। उसने भिक्षुनी महाप्रजापति को भिक्षुनियों के लिए गंगा के दक्षिण तट पर धर्म कक्ष बनवाने में भी सहायता देने का वचन दिया था। महिषी विशाखा भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टियों से भिक्षुनियों को पूरी सहायता देती थी। भिक्षुनियों के बीच छोटे मोटे विवादों के निराकरण में एकाधिक बार उनकी करुणामय बुद्धिमत्ता से सहायता मिली थी। विशाखा कक्ष में हुए एक धर्म सम्मेलन में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला यह कि आनंद बुद्ध की स्थायी सहायक होंगे और दूसरा कि बुद्ध प्रति वर्ष वर्षा प्रवास करने श्रावस्ती लौट आया करेंगे। पहला प्रस्ताव मान्य सारिपुत्र ने रखा था और कहा था कि आनंद की स्मरण शक्ति हमसे सबसे अच्छी है और वह बुद्ध के बोले प्रत्येक शब्द को स्मरण रख सकता है। इस प्रकार किसी धर्म देशना में कहे अथवा किसी उपासक से हुई बातचीत के दौरान जो भी बात होती है उसे आनंद स्मरण रख सकेगा। हमें उनके वचनों को सुरक्षित रखना चाहिए। अपनी असावधानी के कारण हमने बुद्ध के श्रीमुख से उच्चरित बहुत से वचन खो दिए हैं। मान्य आनंद, अब हम सबकी और भावी पीढ़ियों की खातिर कृपया बुद्ध के सहायक का
उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संभाल लीजिए। सभी भिक्षुओं ने मान्य सारिपुत्र के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी, किंतु इसमें आनंद के कुछ हिचक दिखाई और कहा, इसमें मुझे अनेक प्रकार की समस्याएं दिखती हैं। पहली बात तो यही है कि बुद्ध मुझे अपना सहायक रखना भी चाहेंगे या नहीं। बुद्ध ने सदैव यह सावधानी बरती है कि शाक्य वंश के लोगों को कोई विशिष्ट मान्यता ना दे। वह अपनी विमाता भिक्षुनी महाप्रजापति तक के प्रति कठोरता बरताते हैं और एक दूरी बनाए रखते हैं। उन्होंने राहुल को कभी भी अपनी कुटिया में नहीं रखा और न उनके साथ भोजन किया। मुझे भय है कि यदि मुझे उनका सहायक चुना गया तो कुछ भिक्षु वधु मुझ पर बुद्ध का प्रिय पात्र बनने का आरोप लगाएंगे। यदि बुद्ध ने किसी का दोष सुधारने का प्रयास किया तो वह मुझ पर बुद्ध का पक्ष लेने का आरोप लगा सकता है। सारिपुत्र की ओर देखकर आनंद ने आगे कहा, बुद्ध बंधुवर सारिपुत्र का विशेष रूप से सम्मान करते हैं और वह हमसे सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न और चतुर है। सारिपुत्र ने व्यवहार व्यवस्था का कुशलता से संगठन किया है। बुद्ध का उन पर भरोसा करना स्वाभाविक है। हालांकि बुद्ध कोई भी बड़ा निश्चय करने से पहले सदैव अनेक लोगों से परामर्श करते हैं, लेकिन कुछ बंधुजनों की शिकायत रहती है कि निर्णय तो सारिपुत्र ही करते हैं, मानो बुद्ध कोई निर्णय स्वयं लेने में अक्षम हो। यह आरोप मूर्खतापूर्ण है, किंतु इन्हीं सब बातों से मैं बुद्ध का सहायक बनने में इनकार करना चाहता हूँ। माने सारिपुत्र हंसकर बोले, मैं किसी बंधु की स्थायी गलतफहमी पर आधारित ईर्ष्या से भयभीत नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि हम में से प्रत्येक को वही करना चाहिए जो ठीक हो और लाभप्रद हो, भले ही और लोग कुछ भी कहते रहे। कृपया यह पद स्वीकार कर लीजिए। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो इस पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी धर्म की हानि होगी। माने आनंद इस पर चुप बैठे। बड़ी हिचकिचाहट के साथ अंततः उन्होंने कहा, मैं यह स्थिति सभी स्वीकार करूँगा जब बुद्ध मेरी इन प्रार्थनाओं को अंगीकार कर लेंगे। पहली, बुद्ध मुझे कभी भी अपना चीवर नहीं देंगे। दूसरी, बुद्ध भिक्षाटन में प्राप्त अपने भोजन से मुझे भोजन नहीं देंगे। तीसरी, बुद्ध अपनी कुटिया में रहने के लिए मुझे नहीं कहेंगे। चौथी, उपासक के यहाँ भोजन करने जाते समय बुद्ध मुझे साथ चलने को नहीं कहेंगे। पांचवी, यदि मुझे उपासक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो बुद्ध भी मेरे साथ चल सकेंगे। छठी, बुद्ध से मिलने जो लोग आएंगे उन्हें मिलाने या ना मिलाने के सिलसिले में मुझे अपने विवेक से काम लेने की अनुमति देंगे। सातवीं, बुद्ध मुझे ये बातें फिर से पूछ लेने की अनुमति देंगे जो मैंने ठीक से समझ नहीं पाई हो। और आठवीं, जिस धर्म देशना में मैं उपस्थित नहीं हूँ उसका सार बुद्ध मुझे पुनः कहेंगे। मान्य उपाली ने उठकर कहा, आनंद की शर्तें सर्वथा उचित प्रतीत होती हैं। मुझे विश्वास है कि बुद्ध इन बातों पर सहमत हो जाएंगे, किंतु मैं उनकी चौथी शर्त से सहमत नहीं हूँ। यदि आनंद उपासकों के यहाँ बुद्ध को निमंत्रित किए जाने पर नहीं जाएंगे तो वहाँ हुई उस धर्म चर्चा को कैसे सुन सकेंगे और स्मरण कर रख सकेंगे जो भावी पीढ़ियों और हम सब के लिए उपयोगी हो। जब भी कोई उपासक बुद्ध को आमंत्रित करे तो आनंद के अतिरिक्त एक अन्य भिक्षु भी साथ जाए। इस प्रकार कोई भी आनंद पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि आनंद के साथ विशेष पक्षपात किया जा रहा है। आनंद ने कहा, बंधुवर मैं इसे इतना अच्छा सुझाव नहीं मानता। संभव है कि किसी उपासक की स्थिति ऐसी ना हो कि वह दो भिक्षुओं को भोजन करा सके। उपाली ने कहा, तब बुद्ध और आप दोनों भिक्षु कम भोजन करके ही संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। सभी भिक्षु ठठाकर हंस पड़े। वो जानते थे कि बुद्ध के लिए सर्वोत्तम सहायक खोजने की समस्या हल हो गई है। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव पर विचार आरंभ किया कि बुद्ध प्रत्येक वर्ष प्रवास श्रावस्ती में ही व्यतीत किया करे। श्रावस्ती अच्छा स्थान था क्योंकि वहीं जेतवन, पूर्वाराम वन और भिक्षुनियों का विद्यालय सभी आसपास थे। इस प्रकार श्रावस्ती संघ के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य कर सकेगा। बुद्ध का प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर वर्षा प्रवास कर लेने पर बहुत से लोग वर्षा प्रवास में आने की और बुद्ध की देशना उनके श्रीमुख से सुनने की योजना बना सकते हैं। अनाथ पिंडिक और महिषी विशाखा ने श्रावस्ती में वर्षा प्रवास के समय आने वाले सभी लोगों तक तथा भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, चिकित्सा, चीवर और निवास स्थान की व्यवस्था करने का वचन दे चुका था। भिक्षु प्रतिवर्ष वर्षा प्रवास श्रावस्ती में ही बिताने के निर्णय पर सहमत हो गए। इसके बाद उनका सम्मेलन समाप्त हुआ और वे सीधे बुद्ध की कुटिया में गए ताकि अपने विचार उनके समक्ष रख सकें। बुद्ध ने प्रसन्नतापूर्वक दोनों प्रस्ताव स्वीकार कर लिए।